हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। आज घर में बहुत खुशी का माहौल था, क्योंकि इतने साल बाद नरेश और विमला के यहाँ कुलदीपक का जन्म हुआ था। आस पड़ोस के रिश्तेदारों के शुभकामनाएं संदेश आ रहे थे। पड़ोस की महिलाएं बधाइयां दे रही थी। पड़ोस की गायत्री बोली, वाह वाह, बहुत ही सुंदर सुपुत्र को जन्म दिया है। विमला, यह बड़ा होकर तुम्हारी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। एक और पड़ोसन बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपने तो अपने ही होते हैं, एक इन्हीं का तो सहारा होता है दुनिया में। यह बड़ा होकर जरूर तुम्हारा सहारा बनेगा। इस तरह खुशियों से एवं शुभकामना संदेश के बीच समय बीतता चला गया और उस बच्चे का नाम शिवम रखा गया। कुछ समय पश्चात उसका शहर के बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला कराया गया। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन नरेश जब बाजार से आया तो उसने विमला से पूछा, अरे भाग्यवान, आज शिवम दिख नहीं रहा है। हाँ, वह मैंने उसे पास में धार्मिक पाठशाला में भेजा है, अंदर से विमला की आवाज आई। फिर नरेश ने आश्चर्य से पूछा, तुमने उसे पाठशाला भेजा है? तुम्हें ऐसा करने को किसने बोला, जानती हो? मैंने उसके लिए क्या सपने संजोए हैं, और तुम हो कि उसे पाठशाला भेज रही हो। उसका जन्म पाठशाला के लिए नहीं हुआ है। मैं तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ, और तुम हो कि उसे धर्म के धक्के के खाने के लिए पाठशाला भेज रही हो। मैं तो तुम्हें यह खुशखबरी सुनाने वाला था कि हम शिवम को लखनऊ के बड़े हॉस्टल में भेजना चाहते हैं। चाहते क्या हैं? हमने तो पूरी तैयारी भी कर ली है। अगले महीने शिवम को लखनऊ पढ़ाई के लिए भेजना है, उसकी तैयारी करो। लेकिन व्यवहारिक नॉलेज के साथ साथ धार्मिक नॉलेज भी होना अति आवश्यक है, विमला ने तर्क दिया। पर नरेश इस बात को कहाँ मानने वाला था। उसने प्रत्युत्तर में जवाब दिया कि कुछ नहीं, मैंने जो फैसला कर दिया वह सर्वोपरि है। मैंने तो शिवम के भविष्य के लिए बोला है, बाकी आपकी मर्जी। आपके आगे किसी की चली है क्या? और वही हुआ जो नरेश चाहता था। शिवम का एडमिशन लखनऊ के ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया गया। अब शिवम महीने में 1 या 2 बार गांव आता था। नरेश उसकी सारी जरूरत पूरी कर रहा था। समय के साथ साथ शिवम बड़ा होने लगा। लखनऊ के वातावरण ने शिवम को आवारा बना दिया। पढ़ाई तो अपनी जगह थी, परंतु उसके साथ साथ कुछ आवारा लड़कों की संगत में पड़ गया था। अब नरेश के पास शिवम को पैसे देने के लिए हर 1-2 दिन में कॉल आने लगी और नरेश परेशान होने लगा। नोटबंदी एवं बाजार में मंदी के चलते व्यापार भी कमजोर पड़ा था, परंतु फिर भी नरेश का जुनून था। शिवम को कुछ बनाने में बहुत संघर्ष कर रहा था और ब्याज पर उधार पैसे लेकर पैसे भेजना पड़ा। उधर शिवम बेफिक्र होकर पैसे उड़ा रहा था और वह पैसों से खूब अय्याशी एवं नशा करता था। समय बीतता गया और शिवम की डिमांड भी बढ़ती गई। नरेश के लिए परिस्थितियों का सामना करना मुश्किल हो गया। फिर भी उसने हिम्मत से सोचा कि केवल 1 साल बाद मेरा बेटा, मेरा शिवम जब कमाने लगेगा तब सबके रुपए लौटा दूंगा। इसी आशा के साथ पैसे लेने वालों को विश्वास दिलाता रहा। जैसे तैसे 1 साल गुजरा और वह दिन भी आ गया जब शिवम घर लौटा। परंतु नरेश की परीक्षा का यही अंत नहीं था। शाम का समय था। शिवम और उसके माता पिता साथ में खाना खा रहे थे। तब शिवम बोला, पिताजी, अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। मुझे शीघ्र ही पढ़ने के लिए भारत से बाहर जाना होगा और उसके लिए मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। मैं अगले महीने पढ़ने के लिए अमेरिका जाऊंगा, जिसके लिए 5 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। यह सुनकर नरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना सुनते ही विमला बोली, लेकिन बेटा। विमला की बात पूरी होने के पूर्व ही नरेश बोला, हाँ बेटा, जरूर जाना।
जैसा भी होगा देखा जाएगा। और खाना खाकर शिवम अपने दोस्तों से मिलने चला गया। तुमने शिवम से पैसों की हाँ कर दी और पहले ही कितना कर्जा अपने ऊपर है, फिर यह सब कैसे होगा? आप यह सब शिवम को पता क्यों नहीं देते? इस पर नरेश बोला, नहीं, शिवम को कुछ मत बताना, वरना वह बाहर जाने से मना कर देगा। मगर यह शिवम के भविष्य का सवाल है, इसलिए तुम चिंता मत करो। और इस तरह पैसे के इंतजाम में नरेश जगह जगह भटका, परंतु कहीं से भी उसे सफलता नहीं मिली। आखिर में वह हाकिम चंद सेठ जी के पास पहुंचा और उसने अपनी बात रखी। परंतु हाकिम चंद सेठ जी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया, देखिए नरेश, मैंने तुम्हें पहले ही खूब रुपए दे रखे हैं, अब मुझे क्षमा करो, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सेठ जी, आपको तो पता ही है कि यह जो कर्ज ले रहा हूँ वह मेरे बेटे शिवम की पढ़ाई के लिए ले रहा हूँ। कृपया आप मेरी मदद कीजिए, यह मेरे बच्चे के भविष्य का सवाल है। कोई तो रास्ता होगा सेठ जी, आपको मेरी मदद करनी होगी। सेठ जी बोले, नरेश, मैं मजबूर हूँ, अब मैं तुम्हें और रुपए नहीं दे सकता, पर हाँ, यदि तुम्हारे पास कोई सोने की चीज हो तो लाओ, मैं उस पर तुम्हें कर्ज दे सकता हूँ। अरे सेठ जी, मेरे पास कुछ होता तो बेच न देता, आपके पास पैसे लेने क्यों आता? मुझे पता था सेठ जी, इसलिए मैंने अपने मकान के रजिस्ट्री के कागज साथ में लाया हूँ। अब तो आप मेरी मदद करेंगे? सेठ हाकिम चंद ने आश्चर्य से नरेश को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, हाँ, यह हो सकता है। ठीक है, कल तुम आ जाना, मैं कल तुम्हारा काम कर दूंगा। और अगले दिन नरेश सेठ हाकिम चंद के पास पहुंचा। कुछ कागजी कार्रवाई के पश्चात सेठ ने नरेश के मकान के रजिस्ट्री के बदले में उसे रुपए दे दिए। लगभग 20 दिन बीत जाने के बाद शिवम के विदेश जाने का समय आ गया। शिवम ने माता पिता को आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही पढ़ाई करके लौटेगा, तब तक उन्हें रुपए भेजता रहेगा। समय पंख लगाकर उड़ता चला गया। 1 महीना बीता, फिर 1 साल बीता। कुछ समय तक शिवम की चिट्ठी आती रही, लेकिन कुछ समय पश्चात वही हुआ जिसका अंदेशा था। शिवम की चिट्ठी भी आना बंद हो गई। नरेश और विमला का इधर बुरा हाल था, इधर तो शिवम का कोई संदेशा नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है, कोई पता नहीं था। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। इधर नरेश ने जो कर्ज लिया था वह भी नहीं चुका पाया था, मकान गिरवी रख कर भी नहीं चुका पाया, और ब्याज समेत रुपए लौटाने के दबाव में और बाजार में इज्जत रखने के लिए नरेश को मजबूरन अपना मकान बेचना पड़ा। तब जाकर नरेश बाजार का कर्ज उतार पाया, परंतु इन सब कार्यों में नरेश बेघर हो गया और जो किराए की दुकान थी वह भी नहीं चल पाई। बड़े मुश्किल से 2 टाइम की रोटी का प्रबंध हो पाता था। शरीर से भी नरेश कमजोर होता चला गया था। तब विमला ने नरेश से कहा, मैं कहती थी ना कि बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ धार्मिक ज्ञान भी होना आवश्यक है। आपने शिवम को बचपन से ही बाहर पढ़ाई के लिए भेज दिया, वह हमसे जुड़ नहीं पाया, हमसे उसको प्रेम एवं लगाव नहीं हो पाया। मुझे तो रात दिन उसकी चिंता खाए जा रही है। तब नरेश बोला, हाँ विमला, तुम सही थी, मैं गलत था, गलती मेरी थी। मैं पुत्र मोह में और धन की चाह में सही गलत का निर्णय नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। उधर शिवम की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, वह एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी सैलरी पर काम कर लग गया था। समय के अभाव में उसको होश ही नहीं रहा कि मेरे माँ बाप कैसे हैं। समय बीतता चला गया। लगभग 10 वर्ष बीत गए। शिवम की माँ डाकिये से रोज पूछती, भैया, मेरे बेटे की चिट्ठी आई है क्या? अब तो डाकिये को भी उस पर दया आने लगी। फिर एक दिन अचानक डाकिया आया और आते ही खुशी से बोला, माँ जी, आपके लिए खुशखबरी है, आपके बच्चे का पत्र आया है।
विमला शीघ्रता से बोली, अच्छा अच्छा, मेरे बेटे का पत्र आया है। अजी सुनते हो, जल्दी बाहर आओ, अपने शिवम का पत्र आया है। नरेश भी आश्चर्यचकित होकर घर से बाहर आया और देखा वास्तव में शिवम का पत्र था। विमला बोली, लीजिए जल्दी से खोल कर बताइए क्या लिखा है, कहाँ है वह, कैसा है वह। अनगिनत प्रश्न के बीच नरेश ने पत्र खोला और पढ़ने लगा। माँ और बाबूजी प्रणाम, बहुत दिनों से पत्र नहीं लिख पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के पश्चात कुछ वर्षों तक वहाँ पर सर्विस करने के बाद मैं पिछले 10 दिनों से दिल्ली आ गया हूँ। माँ, मैंने वहाँ पर मेरे साथ कार्य करने वाली भारतीय मूल की लड़की साक्षी से शादी भी कर ली है और तुम्हारा एक पोता भी है जिसका नाम हमने प्रिंस रखा है। इतने वर्षों बाद बेटे का पत्र पढ़ने ते ही विमला की आंख में आंसू आ गए और नरेश की आंखें भी भर आई। तब विमला ने कहा, आप मुझे जल्दी से जल्दी दिल्ली ले जाएं ताकि मैं आपके बेटे और पोते का मुंह देख सकूं। परंतु भाग्यवान शिवम में इसमें यह कहाँ लिखा है कि हम लोग दिल्ली जाएं। हो सकता है अभी मकान छोटा हो और वह हमें अभी नहीं बुलाना चाहता हो। फिर भी कहते हैं न कि माँ की ममता के आगे किसकी भी नहीं चलती। विमला ने नरेश की एक न सुनी और वह दिल्ली जाने के लिए जिद करने लगी। आखिरकार हार कर नरेश ने दिल्ली जाने के लिए हाँ कर दी और शीघ्र ही अगले हफ्ते ही दिल्ली की ट्रेन की 2 टिकट बुक करवा दी और ट्रेन से यात्रा करने के बाद वह लोग दिल्ली के उस कॉलोनी के पास पहुंच गए जहां का पता दिया गया था। फिर शिवम के पिताजी नरेश एवं माँ विमला उतरे और पूछते पूछते 101 नंबर के फ्लैट में पहुंचे। दरवाजा खुलते ही सामने शिवम दिखाई दिया। अरे पिताजी आप! शिवम के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह देखता ही रह गया, लेकिन शीघ्र ही उसके चेहरे पर खुशी की जगह सिलन नजर आने लगी। उसने माँ पिताजी को अंदर बैठाया और कुछ देर पश्चात वह बोला, अरे पिताजी आप यहाँ कैसे? नरेश बोला, बेटा जैसे ही तुम्हारा पत्र मिला उस दिन के बाद से ही तुम्हारी माँ बेचैन है। पिछले कुछ दिनों से यह सोई नहीं है, रात दिन तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। इसकी जिद के आगे किसी की नहीं चली। फिर बस क्या था, हमें तुम्हारी माँ के साथ दिल्ली आना पड़ा। शिवम बोला, पर पिताजी, पर क्या? शिवम क्या हुआ बेटा? नरेश ने चिंतित होकर कहा, कुछ नहीं पिताजी, बात यह है कि दिल्ली बड़ा शहर है, यहाँ के खर्चे ज्यादा हैं। यहाँ पर हम दोनों का खर्चा तो पूरा नहीं रहा और ऐसे में आप यहाँ रहेंगे, मैं यही सोच रहा था। कोई बात नहीं बेटा, हम यहाँ अस्थायी रूप से रहने थोड़ी आए हैं, 2-4 दिनों में चले जाएंगे। इतने में अंदर से शिवम की पत्नी साक्षी आई। माँ पिताजी को नमस्कार करके शिवम को एक तरफ ले गई और बोली, अरे पागल, यह क्या कर रहे हो? आजकल के जमाने में झाड़ू पोछा और बर्तन वाली मिल नहीं रही है। ऐसे में माँ यहाँ रहेगी तो मेरी भी मदद हो जाएगी और पिताजी प्रिंस को स्कूल भी छोड़ देंगे और ले भी आएंगे और बाजार के काम भी कर देंगे। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, मुझे यहाँ इतनी आफत पड़ती है, इसलिए सब्जी वगैरह पिताजी ले आएंगे, इसलिए तुम इन्हें रुकने से मना मत करो। इस तरह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए एक बेटे ने अपने माँ बाप को अपनी पत्नी के कहे के अनुसार अपने पास रख लिया। माँ और बाप बहुत खुश थे, वह बहू की मनसा से अनभिज्ञ थे। विमला घर में बहू के कार्य में हाथ बटाने लगी। नरेश घर के छोटे मोटे कार्य, सब्जी लाना वगैरह करने लगा। सुबह प्रिंस को स्कूल छोड़ना और छुट्टी होने पर वापस उसे घर ले आना, जैसे नरेश की ड्यूटी हो गई। अब नरेश थकने लगा था, इतना कार्य उससे नहीं हो पाता, परंतु कभी भी उसने यह बात अपने बेटे बहू को नहीं बताई। एक दिन की बात है, स्कूल की छुट्टी होने के बाद नरेश स्कूल पहुंचा। वहां देखा सभी बच्चे वहां से जा चुके हैं। उसने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई, प्रिंस का कहीं पता नहीं था।
तब नरेश ने घबराकर स्कूल के चौकीदार से पूछा, भाई तुमने किसी छोटे बच्चे को यहाँ देखा है? चौकीदार बोला, नहीं भाई साहब, यहाँ से सारे बच्चे चले गए हैं, कोई भी बच्चा यहाँ पर नहीं है। इंतजार करते करते नरेश की आंखें पथरा गई। थक हार कर वह घर की ओर चल दिया। जैसे ही वह घर पहुंचा, दूर से उसकी बहू साक्षी ने देखा कि आज बाबूजी अकेले ही आ रहे हैं, उनके साथ उसका बेटा प्रिंस नहीं है। उसने नरेश से पूछा, अरे बाबूजी आप अकेले, प्रिंस कहाँ है? नरेश पहले ही घबराए हुए थे। बहुत मुश्किल से उसने बोला, बहू जब मैं स्कूल गया था तब वहाँ प्रिंस नहीं था, मैं स्कूल पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया था। साक्षी जोर से चिल्लाई, अरे बाबूजी आपको एक कार्य करना रहता है, वह भी सही से नहीं किया जाता। आपको छोटे बच्चे की इतनी भी चिंता नहीं है, ऐसे लापरवाह कैसे हो सकते हैं आप? नरेश घबराते हुए बोला, मुझे माफ करो बहू, मुझे नहीं पता कि प्रिंस कहाँ गया। इतने में विमला भी रोने लगी। आनंद फानन में साक्षी ने शिवम को फोन किया और पूरी बात बताई। शिवम ऑफिस से सीधे स्कूल पहुंचा, वहां पर तलाश की, परंतु प्रिंस का कोई अता पता नहीं था। तब शिवम ने पास के पुलिस स्टेशन में प्रिंस के गुम होने की रिपोर्ट लिखाई और घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर वह नरेश पर बहुत झल्लाया और बोला, पिताजी आपको छोटे बच्चे की चिंता रखनी चाहिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने ऐसा क्यों किया? नरेश बोला, बेटा मैं थोड़ा स्कूल पहुंचने में लेट हो गया था, इसलिए ऐसा हो गया। मुझे रास्ते में बैठना नहीं चाहिए था, मुझे चिंता रखनी चाहिए थी, मुझे क्षमा करो। प्रिंस की तलाश जारी थी। लगभग 10 घंटे बीत गए, प्रिंस का कोई पता नहीं था। सब चिंतित थे। नरेश और विमला का बुरा हाल था। प्रिंस का कहीं पता नहीं चल रहा था। घर में सुनसान वातावरण था। इधर साक्षी का रो रो कर बुरा हाल था। सब एकदम स्थिर हो चुके थे। शिवम और साक्षी नरेश को कोस रहे थे। वह पूरी गलती नरेश को ही मान रहे थे। नरेश भी गुमसुम बैठा हुआ अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अचानक शिवम को मोबाइल पर कॉल आया। शिवम ने फोन को रिसीव किया। फोन पास के थाने से था। शिवम ने फोन उठाया। उधर से आवाज आई और शिवम बोला, अच्छा सर, ओके सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुरंत आता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद सर। क्या हुआ? साक्षी ने पूछा। शिवम ने जवाब दिया, खुशखबरी यह है कि प्रिंस मिल गया है पास के थाने से, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। साक्षी बोली, मैं भी चलूंगी। शिवम बोला, नहीं, मैं लेकर आ जाऊंगा, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं रहो। शिवम लगभग दौड़ते हुए पास के थाने पहुंचा। वहां पर पहुंचकर उसने थाना इंचार्ज को धन्यवाद दिया। थाना इंचार्ज ने कुछ हिदायतें देकर प्रिंस को शिवम के हवाले कर दिया। शिवम ने प्रिंस को गले से लगाया और बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुमको कितना ढूंढा, ऐसे अकेले तुम क्यों गए? इस पर प्रिंस ने कहा, पापा मुझे लेने रोज दादाजी आते हैं, वे चल नहीं पाते हैं, वे बार बार थक जाते हैं, इसलिए बैठ जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं तो अपने आप ही खुद ही स्कूल जाने लगूंगा ताकि दादाजी घर पर आराम करें। मुझे दादाजी का दर्द देखा नहीं जाता। प्रिंस की बात सुनकर शिवम का दिमाग चकरा गया कि मैं क्यों नहीं पिताजी के दर्द को समझ सका। मुझसे यह क्या अनर्थ हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। पता नहीं पिताजी मुझे माफ करेंगे या नहीं। प्रिंस को लेकर जैसे ही शिवम पहुंचा, दरवाजे पर साक्षी, नरेश और विमला उसका इंतजार कर रहे थे। प्रिंस को देखते ही साक्षी बोली, ओहो, मेरा बच्चा कहाँ गया था? ऐसे मम्मा को छोड़कर चले जाते हैं क्या? प्रिंस को देखकर चारों की आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। कुछ देर पश्चात मानो शिवम को होश आया और वह साक्षी को एक तरफ ले गया और बोला, साक्षी, जब 10 घंटे अपना प्रिंस अपने से दूर हो गया तो हमारी यह दशा हो गई। और एक मैं हूँ जो 10 वर्षों तक
माँ पिताजी से अलग रहा, मैंने उनकी सुध नहीं ली। प्रिंस को अपने दादाजी की इतनी चिंता थी कि उसने दादाजी को तकलीफ नहीं हो, इसके लिए खुद ही अकेले स्कूल से आना मंजूर कर लिया। आज मेरा बेटा मुझे बहुत सुखा गया। चलो साक्षी, आज हमारी आंखें खुल गई हैं। जो हमने किया वह माफी के लायक तो नहीं है, फिर भी हम माँ पिताजी से माफी मांगते हैं। दोनों लगभग दौड़ते हुए नरेश और विमला के चरणों में गिर गए। शिवम बोला, पिताजी आपका उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है, फिर भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। साक्षी बोली, माताजी हमें माफ करो, हमने आपके बारे में क्या क्या नहीं सोचा। आपसे घर का काम करवाया, पिताजी से बाजार का काम करवाया, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। यह सब देखकर नरेश और विमला आश्चर्य की मुद्रा में थे। उन्होंने बहू बेटे को गले लगाते हुए बोला, बेटा सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट कर आता है तो उसे भूला नहीं कहते। हमने कभी भी तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचा। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और बच्चों से तो गलतियां होती रहती हैं, इसलिए माफी की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आंखें खुल गई, इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। तुम हमेशा खुश रहो। और फिर सभी लोग मिलकर अच्छे से रहने लगे और साक्षी अपने सास ससुर का अच्छे से ध्यान रखने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।